Yes, थर्मल sir. आयनिक, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फील्ड एमिशन, ये सब पढ़ लिया था। आज से हम न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं अपना। आज से जो होगा अब उसके बाद सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे हमारे। पहले इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कल हमने थोड़ा सा होमवर्क दिया था कि भाई बताना है कि अगर दो चीजों को रब करते हैं तो किस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, किस पे नेगेटिव चार्ज आता है। सबको बताया था, है ना, सबसे पूछा भी था, सबने देखा होगा। तुमने अगर जो पढ़ के आया होगा कि ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करता हूं तो क्या होता है ना, देखा था किसी ने कुछ? यस सर। Yes, क्या होता sir. है? तो क्या होता है बताओ, किस पे पॉजिटिव? रेजिनेस चार्ज बोलते सर। हाँ, किस पे पॉजिटिव चार्ज आता है? So, रोड रोड पे। और सिल्क पे नेगेटिव। और सिल्क पे नेगेटिव आता है। चलो बड़ी सर, ये कैसे डिसाइड होता है? वो ऐसे डिसाइड होता है, ये दिख रहा है। Yes, sir. लर्न Yes, कुछ sir. नहीं कर रहा, तुमने लर्न कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या होता है। ये देखो, ये तुम्हें सब दिख रही है। मटेरियल दिख रहा है एक साइड, दूसरी साइड क्या दिख रहा है? चार्ज टेंडेंसी दिख रहा है। Yes, sir. तो देखो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ना, हमने बोला था ना कल, किसी एक में ताकत ज्यादा होगी जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, है ना। Yes, Yes, sir. sir. जो खींच लेगा वो कैसा चार्ज हो जाएगा? Negative. नेगेटिव चार्ज। और जो छोड़ देगा वो पॉजिटिव चार्ज। तो ये ऊपर वाले देखो सारे ऐसे हैं जो ढीले बंदे हैं। ढीले बंदे मतलब जिनमें इतनी जान नहीं है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। इसमें सबसे कम, फिर इसमें उससे ज्यादा, इसमें फिर उससे ज्यादा, इसके अंदर फिर उससे ज्यादा, इसके अंदर फिर सबसे ज्यादा इसमें, दिख रहा है एबोनाइट में। यस Yes, सर। sir. तो अगर तुम सिल्क को लो ये रहा, और ग्लास को लो ये रहा, तो देखो किसमें ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की? Silk. सिल्क में। सिल्क को ग्लास के साथ करते हो तो सिल्क कैसा चार्ज हो जाता है? Negative. नेगेटिव चार्ज। ग्लास कैसा रह जाता है? Positive. अच्छा, नायलॉन और सिल्क में बताना कौन होगा अगर? Silk negative और है ना, ऐसे देख सकते हो एम्बर में और इसमें वुड में एम्बर होगा नेगेटिव, समझ रहे हो ना। तो ये ऐसे डिसाइड होता है जैसे कल हमने बताया था। इसी को सीरीज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली सीरीज, समझ रहे हो। तुम्हें पता लग जाएगा ना ऐसे, है ना। तुमको जो मेन अगर तुम्हें ध्यान रखने हो तो तुम्हारे जो एग्जाम्स में तो कोई भी नहीं आता इनमें से, पर बुक्स में जो मेंशन है उसमें कंफ्यूज ना हो तो इसका पता होना चाहिए, ये कि ग्लास सिल्क से ऊपर है ना। फिर एम्बर देख लो, बस ये तीनों। और रबर बैलून कभी कभी देख लेते हैं, और साथ साथ नायलॉन का भी देख लेते हैं। ह्यूमन एयर और पेपर का तो तुमको पता ही है ना। ये रहा ह्यूमन एयर। Yes, sir. चलो बस यही मैं तुम्हें बताना था, तुम देख लो, इसको पढ़ भी लो चाहे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर एन ऑब्जेक्ट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज। या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, है ना। फॉर टू मटेरियल्स लुक एट देयर पोजीशन, द मटेरियल क्लोजर टू द टॉप विल लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके पास ज्यादा ताकत नहीं है इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की, तो वो छोड़ देता है। तो वो कैसा चार्ज हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जो नीचे वाले हैं वो कैसे हो जाते हैं सर? नेगेटिव चार्ज। मटेरियल नियर द बॉटम वो कैसे हो जाते हैं सर? नेगेटिवली चार्ज। समझ में आता है कि अब कैसे डिसाइड हुआ सर कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है? यस सर। ये सब कब देखा था हमने? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, राइट। चलिए आगे। तो यहां तक हमारा पहला पड़ाव खत्म होता है। अब किसी को इस चीज में कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ लो। नहीं क्लियर है? तो आसान सी चीज है ना। यस सर। चलो अब देखो यहाँ पर क्या चीज है ये। अब ये हमने ना, जब याद होगा किसी को, जब शुरू से मैंने बात की थी हमने बात की थी न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, सबको बताया था, याद आया? न्यूट्रल बॉडी जिसके अंदर चार्ज हो, है ना, कोई चार्ज ना हो, ऐसा बोला था। ये नेट चार्ज क्या हो? जीरो। नेट चार्ज जीरो। तो सर पॉजिटिवली चार्ज तो किससे अट्रैक्ट होती है? नेगेटिवली चार्ज से। नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज से। न्यूट्रल बॉडी के किसी से अट्रैक्ट होगी क्या? नो सर। नो सर। अब यही देखते हैं, यही चीज को हम सही करते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देख रहा है, सबको दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है सर। तो तुम इस क्वेश्चन को खुद करो। क्या दे रखा है इसमें? 5 स्टाइरोफोम बॉल्स हैं, ABCD, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सर क्या बोलेगा ये?
एक सेकंड होल्ड रखना। चलो अब पढ़ो इसको, है ना। वो चीज हम बाद में इसको सही कर देंगे, बाद में मैं इस लाइन को हटाऊंगा। किसी ने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, वरना मैं भी दिखाना नहीं चाहता इस लाइन में, ठीक है। अब देखो 5 स्टायरोफॉर्म्स बाल्स हैं, A B C D E, ठीक है, दिख रहा है सबको? A B C यस सर। फटाफट करेंगे। सेवरल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए। क्या पता लगा सर? बॉल ए को और बॉल सी को साथ में रखा तो क्या हुई? रिपल्शन हुई। सर बॉल ए को और सी को रखा तो क्या हुई सर? रिपल्शन। रिपल्शन। अच्छा, लेकिन बॉल ए ने सी को क्या किया? रिपेल किया। लेकिन ए को क्या किया सर? सॉरी, ए ने सी को रिपेल किया, लेकिन ए ने बी को क्या किया? अट्रैक्ट। ऐसे ही डी ने अट्रैक्ट किया बी को, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं आ पाया उसका ई के ऊपर। ई के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं आया। समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हो बच्चे? एक बार फिर से बता। हाँ, अभी बोलेंगे। अभी तो तुम्हारे को पढ़ा रहा हूं मैं, तुम खुद सोचो ना इसको। ये ए था सर, ये क्या था सर? सी था। ए और सी तो आपस में कैसे शो हो गए सर? अट्रैक्टिव, रिपेल करने। वेरी गुड, सॉरी, रिपेल कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं सर? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट कर रहे हैं सर। ऐसे बना लेते हैं सर। डी और बी क्या हो रहे हैं सर? डी और बी अट्रैक्ट। अट्रैक्ट कर रहे हैं सर। अच्छा सर, इसका डी का ई पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। नो सर। नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल, ये समझ जाओ, नॉर रिपेल, ठीक है सर। एक नेगेटिवली चार्ज्ड रोड को लेके आया किसके पास? वो अट्रैक्ट कर रही है किसको? ए को भी और ई को भी। ई को भी और ई को भी, ठीक है सर, अट्रैक्ट कर रही है। चलो अब बताओ कौन सी पे क्या चार्ज होगा? खुद सोचो और खुद बताओ। तुम्हारे को सब कुछ क्लियर है ना? सबके आगे डायग्राम मैंने बना रखे हैं, दिख रहा है ना सबको? ए पर पॉजिटिव चार्ज होगा सर। बी। पहले तो मुझे बताओ, हाँ, ए और बी पे कैसा चार्ज होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? सर ए पे पॉजिटिव, बी पे ए पर पॉजिटिव। किस वजह से कह रहे हो? सर नेगेटिव रॉड ने अट्रैक्ट किया सर, क्योंकि सर इस तभी नेगेटिव रॉड ने अट्रैक्ट किया ए को, ऐसा बोल रहे हो? तो ए पर कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, कोई बात नहीं। अभी देखेंगे इसका आंसर। तुम सारे सोल्व करो, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं कि तुम सही हो या गलत हो। तो तुमने बोला ए पर तो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, और ई पर भी पॉजिटिव कह रहे हो क्या? सर जो नेगेटिव चार्ज रोड है वो ए से भी अट्रैक्ट हुई है और ई से भी हुई है। तो ए पर अगर पॉजिटिव कह रहे हो तो ई पर क्या बोलोगे? बोलो पॉजिटिव। सर ए भी पॉजिटिव होगा, सी भी पॉजिटिव होगा। चलो बी हैंड नेगेटिव रेस होगा। करो, हैंड रेस से सुविधा निकलेंगे इसका समाधान। कौन बोल रहा है ए और ई दोनों पे पॉजिटिव होगा? हैंड रेस करो। 3 4 5 5 बच्चे ऐसे हैं, 6 बच्चे। चलो डाउन कर लो भाई, 7 8 बच्चे ऐसे हैं, ठीक है। कौन कह रहा है ए पर पॉजिटिव, ई पर न्यूट्रल, 0? तो सिर्फ 4 बच्चे, 5 3 4 बच्चे ऐसे हैं। वो 5 6 5 बच्चे हैं, 4। तो हम 8 वालों पे जाएंगे भाई। वो कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे क्या कह रहे हैं सर? कि ए भी पॉजिटिव होगा और ई भी पॉजिटिव होगा। चलो ठीक है, ए पॉजिटिव हो गया, ई पॉजिटिव हो गया। अब बताओ सर, डी और बी पर, डी पर कौन सा चार्ज आएगा फिर? बी सी डी, इन पर बताओ। डी पे नेगेटिव। सर डी पर पॉजिटिव। बी पर पॉजिटिव, नेगेटिव। सर नेगेटिव। सर नेगेटिव। डी पर डी पे नेगेटिव, डी पे पॉजिटिव। सर डी पे पॉजिटिव है। बी नेगेटिव। बी नेगेटिव है, सारे एग्री हैं? बी नेगेटिव। यस सर। सर बी नेगेटिव सर। चलो बी पर नेगेटिव तो एक यही ऑप्शन है। तो अब डी पर क्या होगा फिर? पॉजिटिव। बी पर पॉजिटिव तो कर ही नहीं सकते।
सर न्यूट्रल होगा। सर न्यूट्रल इनमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है कोई। फंस गए। तुम क्या कह रहे हो? चलो वही लिख देते हैं। तुमने क्या बोला? डी पर पॉजिटिव होना डी चाहिए पे ना? न्यूट्रल डी पे न्यूट्रल। चलो कोई सर बात डी न्यूट्रल होगा और सी पॉजिटिव होगा। सी पॉजिटिव होगा। करेक्ट। चलो अब तुम्हारे आंसर को चेक करते हैं एक बारी। पहले अपने कंसेप्ट से टेस्ट करने की सोचो। तुम कह रहे हो सर ए पर अगर पॉजिटिव है, क्योंकि ए ने नेगेटिव को रोड को अट्रैक्ट किया है, तो ए ने भी किया है, ई ने भी किया है, तो ए और ई पर पॉजिटिव मैं मान लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मान लिया। चलो तुम्हारे हिसाब से। अच्छा, उसके बाद तुम बोल रहे हो सर बी पर नेगेटिव। बी पर नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि ए ने बी को अट्रैक्ट किया है। ए ने बी को अट्रैक्ट किया है, तो ए अगर पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। ऐसा ही होना चाहिए ना? ए अगर पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव होना चाहिए, तो बी पर नेगेटिव लिख दिया सर। ठीक है सर, लेकिन फिर देख रहे हो बी और डी भी आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। बी और डी भी आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और बी अगर नेगेटिव है और डी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो डी को क्या होना चाहिए? नेगेटिव। भाई बी पर तो नेगेटिव है, अगर डी इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो डी पर क्या होना डी चाहिए? को पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए। सर देखते हैं, अभी इसको देखते हैं। अच्छा, तो सी पर सी और ए रिपेल कर रहे हैं, तो इन पर सेम चार्ज होना चाहिए, है ना? तो सर ए पर तो पॉजिटिव है, तो सी पर भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो हमारा सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। ए भी मैं मान रहा हूँ तुम्हारी बात, चलो कोई बात नहीं। तुम्हारी बात बी की भी मान सकता हूँ मैं एक बार के लिए। सी पर भी मान सकता हूँ मैं तुम्हारी बात, ई पर भी मान सकता हूँ मैं तुम्हारी बात। ई पर कैसे मान लूं पॉजिटिव? ई और डी तो ना तो अट्रैक्ट हो रहे हैं ना रिपेल हो रहे हैं भाई, है ना? डी नेगेटिव चार्ज रोड ने किया है अट्रैक्ट। होगा। क्या ई कैसा होगा? न्यूट्रल सर। तो ई पर 0 मान लो, सर सी ऑप्शन आएगा इसका। तो डी पर भी क्या होना चाहिए फिर? 0, क्योंकि जब डी और ई को रख रहा हूं आपस में ना अट्रैक्ट हो रहे हैं ना रिपेल हो रहे हैं, तो सर डी भी 0 होना चाहिए और ई भी 0 होना चाहिए। यहाँ पर है क्या? बाकी सारा कुछ तो सेम ही है, देखो, है ना? यस सर। तो ऑप्शन सी होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से फिर। यस सर। यस सर। दुविधा है इसमें? नो सर। मेरे को है सर। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि सर बाकी सब तो ठीक है, ये दोनों अट्रैक्ट नहीं हो रही, तो सर ये भी 0 था, ये भी 0 था, मैं मान गया सर ये 0 था, ये भी 0 था, ये मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सर ए पॉजिटिव है, मैं मान गया, क्योंकि ए और सी आपस में रिपेल भी करे हैं, और ठीक है मैं मान गया, कोई बात नहीं। चलो ए और सी आपस में रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनपे सेम चार्ज होगा, और ए और बी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बी पर नेगेटिव होगा, ये भी मैं मान गया। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं डी और बी तो आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों? अट्रैक्ट। तो अगर इस पे नेगेटिव है तो डी पर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। लेकिन डी इस पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, तो डी पर 0 भी होना चाहिए। तो डी पर पॉजिटिव आएगा या डी पर 0 आएगा? 0। पॉजिटिव। देखो दो चीजें हैं, डी को भाई ई के साथ रख रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना? डी को बी के साथ रख रहा हूं तो डी अट्रैक्ट कर रहा है। अगर डी, हाँ बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो। सर अगर एक में सर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज हो और दूसरे में 0 हो, तो सर हम क्या मानेंगे? ना ये अट्रैक्शन हो रही है, ना रिपल्शन हो रही है, ना तो कुछ हो रहा है इसमें। ये तो तुमको देखना है, अभी यही तुमने देखना, यही क्वेश्चन का आंसर अभी मिलेगा बच्चे। अभी देखो डी और ई को जब रख रहा था तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था दोनों को, तो मैं मान सकता हूँ दोनों न्यूट्रल है। यस सर। पक्का? क्योंकि ना अट्रैक्ट हो रहे हैं ना रिपेल हो रहे हैं, तो दोनों न्यूट्रल है ना? बट उसी डी को जब मैं बी के साथ रख रहा हूं तो वो क्या कर रहा है सर? अट्रैक्ट कर रहा है। और हमने तो पढ़ा सर नेगेटिव पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट करता है, तो डी पर पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन फिर अगर मैं डी पर पॉजिटिव मान रहा हूं तो डी और ई पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा। तो इन सब से मैं क्या सीख रहा हूं सर? डी और ई पे तो पक्का 0 चार्ज है, नो नेट चार्ज है, क्योंकि ना तो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं ना तो रिपेल हो रहे हैं, ये तो पक्की चीज है ना? अगर दो चीजें पड़ी हैं आपस में और ना अट्रैक्शन कर रही है ना रिपल्शन कर रही है, यानी दोनों क्या है? न्यूट्रल। ये तो पक्का है कि डी पर 0 चार्ज है नेट और ई पर भी नेट चार्ज 0 है। पर ये चीज फिर अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब ये है सर डी पर चार्ज 0 था, बी पर चार्ज नेगेटिव था, यानी अगर न्यूट्रल बॉडी भी किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकती है। यही चीज इसी क्वेश्चन से यही चीज सीखने को मिली है। जरूरी नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करे, ऐसा भी हो सकता है बच्चे
0 पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर दे, 0 नेगेटिव को अट्रैक्ट कर दे, मतलब 0 का मतलब है न्यूट्रल पॉजिटिव चार्ज वाली को भी अट्रैक्ट कर सकता है, न्यूट्रल नेगेटिव चार्ज वाली अट्रैक्ट कर सकता है। पहले तुम्हारा आंसर चेक करते हैं कि सही है या नहीं है। ऑप्शन क्या आ रहा है? सी सही आ रहा है ऑप्शन। अब बोल ब्लैक लाइन में हटाऊं तो देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ। An electrically neutral styrofoam ball is very sensitive to the charge induction and gets attracted considerably if placed near a charged body. समझ में आ रहा है? यस सर। कौन सी बॉल थी ये? कौन सी बॉल थी? न्यूट्रल। और क्या हुई है? अट्रैक्ट। ये इसने पहले हिंट में दे रखा था जो हमने मिटा दिया। समझ में आ रहा है क्या? तो एक न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट हो सकती है। समझ में आ रहा है? यस सर। ऑप्शन सी आएगा। तो मैं इससे क्या समझ में आता है सर, अगर यहाँ पर एक न्यूट्रल बॉडी है, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो क्या होगा? अट्रैक्शन। हाँ वेरी गुड। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बॉडी है और यहाँ पर न्यूट्रल बॉडी है, तो क्या होगा? अट्रैक्शन। इसी चीज को देखते हैं। देखो नीचे ऑब्जेक्ट कैसा है, इसके पास जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है बच्चों? न्यूट्रल। और ऊपर वाला पॉजिटिवली चार्ज है, तो देखो न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज आपस में क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसके कौन से चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहा है? नेगेटिव ऊपर जा रहे हैं ना। यस सर। तो इसका मतलब सर न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट कर सकती है सर, पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो। बट यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्या न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट जरूर कर सकती है, न्यूट्रल कैन नेवर रिपेल। हाँ रिपेल नहीं कर सकती। पर क्योंकि क्यों? तुम्हें पता है अगर यहाँ पर नेगेटिव भी होता तो वो किसको अट्रैक्ट कर लेता है? इसके पॉजिटिव। रिपेल नहीं। हाँ बोलो। तो न्यूट्रल बच्चे कभी रिपेल नहीं करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव से, हमेशा क्या करेगा? अट्रैक्ट कर देगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो इसको याद रखेंगे हम। यस सर। यस सर। चले आगे। यस सर। यस सर। अब ये क्वेश्चन तो हमने किया था क्या? एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पढ़ा था ये क्या हमने? बोलो हाँ या ना, मुझे थोड़ा याद दिलाओ। नहीं पढ़ा था? एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पढ़ा था? शायद पढ़ा था सर। हाँ पढ़ा था ना। तो सर वैसे ही वाले क्वेश्चन है। अरे ये तो हमने किया हुआ है ना। अगर मैं बैठा हूँ, मेरी बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितना चार्ज आ गया? 1.6 -19। अगर 4 कूलम आ गया, 4 कूलम का चार्ज आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे? ये नहीं पता अभी मेरे को। 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो मेरे को पता है कितना चार्ज आ जाएगा। कितना? 6.4 × 10⁻⁻। हाँ, लेकिन वही बात है। अब 4, ये जो तुमने बोला ना 6.4 × 10⁻19, ये क्या लगेगा? इसकी यूनिट क्या है? कूलम। इसकी यूनिट क्या है? कूलम। तो इतने कूलम चार्ज आ रहे। अब तुम थोड़ा सा ट्राई करना इस क्वेश्चन को, ठीक है? स्क्रीन शेयर स्टॉप तो नहीं हुई ना? सर स्टॉप हो गई है। पॉज हुई है ना, स्टॉप नहीं हुई ना? नो सर। दिख रहा है ना? अब दिख रहा है ना? देखो यस सर। चलो ये क्वेश्चन है बच्चे, करो। अब जहां बोल रहे थे 6.4 × 10⁻⁻⁹ नहीं दिख रहा है कुछ भी। क्वेश्चन नहीं दिखा? नो सर। पुरानी वाली सर वो है सर। एक सेकंड, अब होगी। एक सेकंड। ये दिख रहा है क्या? नो सर। दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा। यस सर। तो अभी तक तुम बोल रहे थे ना 6.4 × 10⁻⁻19, ये कूलम था। अब वो 6.4 की जगह क्या गिवन है सर? 14.4। और तुमने क्या बताना है सर? कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? हम बोलते हैं ना सर, अगर मेरे पास 1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। 3.2 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन आ गए तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे? 2। ऐसे ही पूछा है, अगर 14.4 × 10⁻⁻19 चार्ज आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे? फटाफट सोल्व करके बताओ सर। 9 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का एक्सेस से।
अरे यार इतने होशियार हो गए तुम, बताओ फटाफट, थोड़ा Nine. कैलकुलेट तो कर लो। कर लिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का यही लिखने दिया? कैसे किया भाई, मेरे को भी बता दो। सर डिवाइड कर दिया सर, कंडक्टर के चार्ज डिवाइड को। कर दिया अगर चार्ज से। 9 इलेक्ट्रॉन, क्या वो 14 इक्वल into टू 10 to the power minus 19 को किससे डिवाइड कर दिया? इससे कर दिया ना, 1 to 10 to the minus power 19. ये तो कट गया सर। 16 निमा 144 होता है सर, ये 10 ऊपर आ जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, कट जाएगा, तो 9 इलेक्ट्रॉन एक्सेस। समझ में आ गया ना? सबको पता है Yes, कैसे sir. आता है, हमने पहले ही प्रैक्टिस कर ली थी। जिसको इसको समझ नहीं आता ना, वो ये फॉर्मूला यूज कर सकता है। ये Q इज इक्वल टू NE। E की जगह क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, और Q क्या है? जो चार्ज तुम्हें गिवन है। कितना गिवन है? 14.4. 10 टू द पावर माइनस 19। तो N क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से? 14.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। एंड में वही किया है ना, देखो। यस सर। तो तुमको इतना जल्दी समझ में आ गया क्योंकि तुमने समझ रखी है चीजें, तुमने फॉर्मूला रटा नहीं है। समझ में आ रहा है? यस सर। जो फॉर्मूले Yes, होंगे sir. दिमाग में रखने वाले वो हम अपने आप बता देंगे, लेकिन ये तो ऐसे ही हो जाएगा सर। टोटल चार्ज को 1.6 बाई इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से बस क्या करना है? डिवाइड कर लेंगे। आप कर लेंगे यस सर। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो। अरे अभी निकाल दिया इसने। कई बार ये वाला आंसर गलत भी होगा तो कोशिश करना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो सही था। 9 electrons show हुए. सर कंडक्टर। हाँ ये जरूर देखना है, बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से देखा। क्योंकि कैसा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव। हम अभी मैग्नीट्यूड में बात कर रहे थे, तो 9 इलेक्ट्रॉन तो आएगा, लेकिन 9 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव ना होके क्या होता सर? नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है? एक्सेस। वेरी गुड, है ना? क्योंकि मैं तो अभी मैग्नीट्यूड निकाल रहा था। बिल्कुल, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगी सर? कमी होगी। सबको पता है ये बात, हमने पहले बहुत डिस्कस कर लिया था ना इसको। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें कि क्यों ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया मैंने? नो सर। No, sir. तुमने बताया तो तुम्हें कहाँ से दिक्कत होने वाली है? चलो ये बता दो अब फटाफट। इसका आंसर नहीं दे रखा मैं, लेकिन मेरे को याद है इसका आंसर। तुम बताओ फटाफट। अब तुमने निकालने कितने इलेक्ट्रॉन है एक कूलम ऑफ चार्ज में। ना 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 में नहीं पूछा, एक में पूछा है। करो फटाफट, करो फटाफट। 6.24 into 10 raised to power 18. हाँ वेरी गुड, 6.25 आता है वैसे जनरल। हाँ अप्रोक्स करके, ठीक है। कैसे करोगे? वैसे ही करोगे सर। टोटल चार्ज को किससे डिवाइड कर दोगे? 1.6 into 10 minus 19। इसको काटोगे तो ये आ जाएगा कुछ 0.625। क्या? Yes, sir. 0.625 शायद, है ना? तो वही आ जाएगा साथ में, 0.625 आ जाएगा। तो इसको कर दो 0.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 प्लस 19 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 19 ऊपर जाके प्लस 19 हो जाता है। तो 6.25 इंटू, अगर ये छोटा कर दिया तो बड़ा कर दिया, तो इसको क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो भाई। अगर ये है, देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसे कैलकुलेटर पे लिख रहा हूँ, देखो 0.625 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.6, 0.625 आ रहा है। अब 0.625 इंटू में क्या लिखूंगा? 10 टू द पावर प्लस 90 लिख दूंगा ना। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो नो सर। सर। No, अब sir. इसको कैसे करते हैं ये तो तुम्हें आना चाहिए। नहीं आता तो सुनो भाई, इसको मैंने 6.25 लिखा है, तो एक डेसिमल बढ़ा, मतलब आगे कर दिया, मतलब बड़ा करा है या छोटा कर दिया? इस नंबर को मैंने सर बड़ा कर दिया। बड़ा कर सर, दिया, बड़ा कर दिया। लेकिन नंबर को एज इट इज, वो पहले वाली वैल्यू चेंज ना हो जाए, इसलिए अगर इसको बड़ा किया तो इसको क्या करना पड़ेगा? एक कम. घटाना करना कम पड़ेगा। करना 10 टू पड़ेगा। पावर 19 की जगह क्या कर दूंगा? 10 टू द पावर। 18 अगर मैं इसको लिखता 62.5 तो क्या लिख देता यहाँ? 10 to the power अगर मैं इसको लिखता 0.0625 10 to the power 20। 20, इस केस में सर एक डेसिमल छोटा किया है, तो यहाँ पर एक बढ़ा दूंगा, राइट? ये 25 या 24 आएगा। कहाँ पर? 6.24 आएगा। हाँ वो अप्रोक्सीमेटली में, अप्रोक्सीमेट किया तो 6.25 ही आएगा वो जनरली। ठीक है, आगे तक करोगे तब डिवाइड। हाँ
तो ऑप्शन में भी तुम्हें 6.25 मिलेगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। चलें आगे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब तो ये क्वेश्चन तुम खुद बताओगे। ग्लास रोड ऊपर था या नीचे था सर? सर ऊपर था। ऊपर था। ऊपर था, चेक कर लेते हैं इतनी क्या देर है। कहाँ है देखो, ये रहा। सिल्क कहाँ है सर? Yes, sir. Yes, sir. तो सिल्क पे क्या आना चाहिए? Negative. नेगेटिव Negative. Negative. क्या आना चाहिए? गिव्स इलेक्ट्रॉन टू द सिल्क, गिव प्रोटॉन्स टू द सिल्क, गेन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सिल्क, या गेन्स प्रोटॉन्स फ्रॉम सिल्क? Gives electron to इलेक्ट्रॉन दे देगा सिल्क को, ये कह रहे हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, आंसर sir. भी देख लीजिए। Yes, sir. ठीक है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा? Yes, sir. तो ये जो मैंने बताया था, हाँ हो जाएगा Yes, sir. सर। अब ये जो मैंने बताया ये सीरीज याद नहीं करनी, बस वो 2-3 जो मैंने हाईलाइट करे उनको याद रख लो। वो हाईलाइट में से ही आ गया, ग्लास, सिल्क, और ज्यादा से ज्यादा कभी कभी ये पूछ लेंगे तुमसे एम्बर। एग्जैक्ट पोजीशन भी नहीं देखनी तुमने, देखना ऊपर सबसे ग्लास है इनमें से, फिर सिल्क है, फिर एम्बर है, बस याद रख लेना। और रबड़ पूछ ले तो रबड़, और ज्यादा पूछते नहीं इसमें से। केमिस्ट्री में जरूरी यूज हो जाता है इसका, लेकिन अभी नहीं। अच्छा अब ये कौन बताएगा? नीचे वाला ना देखो तो अच्छी बात है, बाकी देखना तो तुम्हें पता ही है। सर इंडक्शन और कंडक्शन में तुम ही बता दो मेरे को क्या फर्क है कंडक्शन और इंडक्शन में, फिर हम वहां देखेंगे। सर बताओ। कंडक्शन So conduction में contact होता है, Conduction is induction without direct contact contact होता है। process and induction is indirect contact process. हाँ, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब जहाँ टच नहीं नहीं। नहीं होता। तो कंडक्शन में तो डायरेक्ट टच हो रहा है, इंडक्शन में डायरेक्ट टच नहीं हो रहा। कंडक्शन में चार्ज कैसा वो हो रहा है? Same charge Sir होगा। conduction same charge होता है, conduction में opposite Induction में? charge, opposite charge। Induction में opposite तो charge. सर कंडक्शन में एक जगह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो पहले थे उसके मुकाबले तो कम ही रहेंगे ना। Yes, sir. Yes हाँ, sir। याद रखना। तो टोटल चार्ज चेंज, टोटल चार्ज नहीं, जिस बॉडी पे पहले ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे अब उसमें से कुछ इधर निकल गए, तो कुछ इधर चले गए, कुछ इधर गए। टोटल तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें पहले से क्या हो गए? कम हो गए ना, क्योंकि निकले थे। तो ये बात याद रखनी। तो चलते हैं इस पे। सर ग्लास में से होंगे थोड़े रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। हाँ वो तो फ्रिक्शन है बच्चे, वो तो फ्रिक्शन है। हाँ ग्लास को जब करोगे रब बिल्कुल लूज तो होंगे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ चले जाएंगे, तो सिल्क के पास ज्यादा हो जाएंगे, ग्लास रोड में कम हो जाएंगे। कम होने की वजह से ग्लास रोड कैसी चार्ज हो जाएगी? Positive charge. चलो अब इसमें देख लो। देखो इंडक्शन में तो सर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो सर। इंडक्शन में तो क्या हो रहा है सर? बॉडीज क्लोज टू ईच अदर बट डू नॉट टच, व्हाइल कंडक्शन दे टच ईच अदर। कंडक्शन में सर वो क्या कर रही है सर? एक दूसरे से टच कर रही है सर। कंडक्शन में तो सर टच हो रही है, ठीक है। अब देखो इंडक्शन के अंदर क्या हो रहा है सर? वेरी क्लोज। Total charge। टोटल चार्ज रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि कोई ट्रांसफर थोड़ी हुआ है, टच थोड़ी हुआ है इंडक्शन में। बस जो न्यूट्रल का पॉजिटिव वाला अगर नेगेटिव लेके आ रहा हूं तो न्यूट्रल में जो पॉजिटिव है वो इधर आ रहे हैं, चार्ज तो कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा ना। नो सर। Yes sir। अट्रैक्शन हो रही है, तो टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। लेकिन कंडक्शन के अंदर क्या हो रहा है सर? चेंज हो जाते हैं। Change हो रहे हैं। टोटल चार्ज पूरी दोनों बॉडी को मिला के तो सेम ही रहेगा, लेकिन जिस बॉडी की पहले बात हो रही थी, मान लो ये बॉडी थी, इसको इससे टच होके दूसरी बॉडी में गए हैं, तो इसके अंदर तो पहले से क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन? कम। लेकिन ऐड करूंगा इन दोनों को इकट्ठा एज अ सिस्टम मानूंगा तो चार्ज क्या रहेगा? Same. यानी क्या बोलते हैं उसको? Neutral। कंजर्व। क्या रहेगा? बोला था ना पूरे सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहेगा। ये नहीं कि Na वाला देख लो अलग से, ये नहीं कि Cl वाला देख लो अलग से। Na और Cl इकट्ठा पूरा सिस्टम मिला के देखोगे तो चार्ज क्या रहेगा? Conserve. लेकिन अगर सिर्फ Na को देखोगे तो Na में से तो कम हुए हैं ना। यस यस सर। सर। इन इंडक्शन इंड्यूस चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव उसके अंदर क्या होता है? सेम होता है। सेम नेचर। कंडक्शन में सेम नेचर, और कंडक्शन में चार्ज की मात्रा भी चेंज हो जाती है पहले वाली बॉडी में। अलग अलग बॉडी को देखूंगा। चलें आगे। Yes sir। ये तो हमने कर ही लिया। अब बता दो क्या आएगा इसका आंसर? सर अट्रैक्शन। चार्ज बॉडी न्यूट्रल के पास ले आऊंगा तो क्या होगी? Attraction. खत्म सर कहानी।
हो जाएगा क्या? इसने बता रखा है पूरे वाला, देखो ये चार्ज बॉडी लेके आया, ये न्यूट्रल थी, तो जैसे ही पॉजिटिव आया इसकी तरफ कौन सा अट्रैक्शन आ गया? नेगेटिव वाले अट्रैक्टेड होने लग गए। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो। बट इफ देयर इज रिपल्शन बिटवीन टू बॉडीज, बोथ बॉडीज मस्ट बी चार्ज्ड, क्योंकि हमने रेड मार्क में लिखा था कि न्यूट्रल बॉडीज कैन नेवर रिपेल ईच अदर। तो याद रखना, अगर तुमसे पूछे कि अगर मेरे को बताना है कि ये बॉडी चार्ज है या नहीं है, तो तुम किससे बता पाओगे? अट्रैक्शन वाले से या रिपल्शन वाले से? रिपल्शन। रिपल्शन। क्यों? रिपल्शन क्यों सर? क्योंकि सर न्यूट्रल, हाँ, न्यूट्रल भी अट्रैक्ट हो सकती है। तो ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कि रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब ये बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, तो वो कौन अच्छे से बता पाएगा? रिपल्शन। क्योंकि अगर अट्रैक्शन करोगे तो वो तो न्यूट्रल भी अट्रैक्ट हो जाएगी, तुम्हें कैसे पता लगेगा? इसलिए हमें दिक्कत आई थी ना सर डी को बताने में, डी वाले को बताने में, क्योंकि ये किसी के साथ तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन किसी के साथ ये क्या कर रही थी? अट्रैक्ट कर रही थी। तो इसीलिए तो रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट। चलें आगे। यस अभी तक जो पढ़ा है हमारा सब क्लियर है क्या? बिल्कुल चमका हुआ है? यस सर। अब आ जाओ फटाफट कूलम लो पे। क्या टाइम हुआ है मेरे को कोई बताएगा? क्योंकि हमारा 37 यस सर। फिर तो हो जाए। हमारा फोन हमें धोखा दे गया। चलो अब आ जाओ कूलम लो पे। कूलम लो क्या है बच्चे? किसी को पता है कूलम लो क्या है? देखो इसका डाल नहीं पाया अच्छे से, तो बट मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखा देता सर हूँ। फोर्स जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के, और स्केल ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बिल्कुल। एक सेकंड में इसका जीएफ लाया था भाई, हद हो गई। शिट, मैंने कहीं और डाल दिया हुआ। चलो कोई बात नहीं, जीआईएफ से अच्छा समझ में आ जाता है। पर तुम्हें अभी ये तो समझ में आ ही रहा है पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। बस वही है। कूलम लो क्या कहता है? कूलम साइंटिस्ट थे भाई। कूलम ने क्या किया? कूलम ने बताया हमें कि दो चार्जेस हो रही हैं, अगर इनको मैं रख रहा हूं आपस में, तो इनके पास या तो अट्रैक्शन हो सकती है या इन पे रिपल्शन हो सकती है, और हो सकता है कुछ भी ना हो। यस सर। तीन चार्ज हो तो भी अभी बताएंगे उसके बारे में। लेकिन ये बिल्कुल 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 सेम है किसकी तरह? ग्रेविटेशन की तरह। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले कूलम लॉ में क्या फर्क है। अच्छा, ग्रेविटेशन का लॉ सबको फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है? F is equal to m1m2m2 हाँ सर, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो सर क्या बोलते थे सर? दो बॉडीज आपस में हमेशा, ये बॉडी है एक मास और एक ये मास, आपस में क्या करेगा? हमेशा अट्रैक्ट करेगा। और वो फॉर्मूला ये होता था, है ना, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर होता था। यस सर। ठीक है सर, ये हमेशा कैसे करता था? हमेशा अट्रैक्ट करता था। सेम टू सेम। अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो सर ऐसे भी लिख सकता था ना पहले जब इसकी डेरिवेशन करी थी, कि सर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के प्रोडक्ट के। याद आया सबको? जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा फोर्स, है ना, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के स्क्वायर के। हाँ सर बिल्कुल आपने बताया था, मैंने नहीं बताया, चलो किसी ने तो बताया ही होगा। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, मतलब जितना ज्यादा मैं डिस्टेंस दूर कर रहा हूँ, ज्यादा कर रहा हूँ, अट्रैक्शन क्या हो रही है? कम हो रही है। सर समझ आ रही है? कम हो रही है सर। अच्छा। तो सर फिर इसका प्रोपोर्शनल हटा दिया था मैंने, और प्रोपोर्शनल की जगह एक कांस्टेंट लगा था कैपिटल जी, लिख दिया, ये फॉर्मूला बन गया जी m1 m2 अपॉन में r। हुआ क्या? जिस लाइब्रेरी में न्यूटन बैठ के ये फॉर्मूला लिख रहा था, कूलम पीछे से देख गया। कूलम सर क्या कहते हैं? आजा बेटे मैं भी देख लेता हूँ, मैं भी अपना कर लेता हूँ। उन्होंने क्या कर दिया? तुम्हारी फोर्स, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे हुआ नहीं था, अलग अलग टाइम पे हुए दोनों चीजें, पर याद रखने के लिए रख देगा।
तो क्या हुआ, वो कहते हैं तुम्हारी फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मास। न्यूटन कहते हैं अभी चीटिंग तो करनी है, लेकिन कूलम कहते हैं थोड़ी चीटिंग तो करेंगे लेकिन दिमाग से करेंगे। हमारे में मास की बात ही नहीं हो रही है, हमारे में किसकी बात हो रही है, चार्ज। दोनों किस पे डिपेंड कर रही है फोर्स, Q1 Q2 पर। तो उन्होंने कहा तुम्हारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, हम भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या कर देते हैं, आर स्क्वायर। तो फिर क्या बोले कि अच्छा यहाँ पर Q1 Q2 है, तो जितना ज्यादा Q1 Q2 उतनी ज्यादा फोर्स, जितना दूर पड़े होंगे उतनी कम फोर्स लगेगी। ठीक है, तो सब कुछ हटा के एक प्रोपोर्शनल लगाना था। इन्होंने तो बोल दिया था न्यूटन का कांस्टेंट है, वो कहते हैं भाई ये सब तो मैंने प्रूफ किया, तो मैं अपना नाम दे दूंगा। उस कांस्टेंट को उन्होंने बोल दिया के। क्या बोल दिया, के। कूलम Q1 Q2 अपॉन आर आर स्क्वायर। का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया सर न्यूटन उसका, कूलम्स लॉ का, है ना। तो सब कुछ दोनों में देखो, आर कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और साथ में क्या लगा हुआ उस पे, पावर कितनी है, स्क्वायर। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के और स्क्वायर के भी, इसलिए कूलम लॉ कौन सा लॉ है, पढ़ो कौन सा लॉ है। देखो सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्योंकि सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर की टर्म्स में, तो इसलिए है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो सर क्या ग्रेविटेशनल वाला लॉ भी इनवर्सली स्क्वायर होगा क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ होगा? यस सर। हाँ, Yes, क्योंकि sir. सर उसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और किसकी पावर के है, कितनी पावर पे, स्क्वायर, है ना। तो वही है, तो कूलम और ग्रेविटेशन दोनों बिल्कुल सेम है। लेकिन अब कूलम कहते हैं सारी नकल तो कर ही ली भाई, तो अब थोड़ा तो अपना भी ओरिजिनल डाल देते हैं, है ना। तो वो कहते हैं चलो तुम्हारे जो माचिस थी हमेशा क्या करते थे एक दूसरे से अट्रैक्ट, मेरे वाले थोड़े से चेंज हो जाएंगे, या तो क्या करेंगे, कभी कभी क्या कर देंगे अट्रैक्ट, कभी कभी रिपेल करेंगे सर, कभी कभी अट्रैक्ट कभी कभी रिपेल। अब ये तो गई मजाक की बात, लेकिन ये अब एक्चुअल में होता है सर, ये कूलम ने तो ऑब्जर्व करके लिखा है। क्यों, चार्जेस अट्रैक्ट भी कर सकते हैं बच्चे, और क्या कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। क्यों, जब चार्जेस सेम होते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, रिपेल, अपोजिट होते हैं तो वो क्या करते हैं, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ग्रेविटेशन में जब मासेस की बात हो रही है तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला फर्क है दोनों में, समझ में आ रही है ना। यस सर। पहली बात तो वहाँ मास की बात, मास की टर्म्स में बात हो रही है, यहाँ किसकी टर्म में बात हो रही है, चार्ज। और वहाँ सिर्फ अट्रैक्शन है, यहाँ पर क्या है, अट्रैक्शन। दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ हैं। क्यों है इनवर्स स्क्वायर लॉ, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस का स्क्वायर के, राइट। तो ये इनकी डेरिवेशन होगी। पहले क्या लिखना था सर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के, फिर प्रोपोर्शनल हटा के। हाँ अखिल बोलो। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो जैसे यहाँ पे लिखा है ना F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ना, तो सर ये जो K है वो कांस्टेंट होगा? बिल्कुल कांस्टेंट होगा, लेकिन इस कांस्टेंट की भी कहानी है, अभी बताएंगे। मीडियम पे बिल्कुल 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 वही बताने वाले हैं अभी। ये कि ऐसा तो नहीं होगा, हाँ बोलो सर ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब हर टाइम ये कांस्टेंट ही रहेगा? ये रहेगा हर टाइम कांस्टेंट, मतलब कैसे कांस्टेंट रहेगा, अगर मैं एक पर्टिकुलर मीडियम की बात करूं, अगर मैं एयर में बात कर रहा हूं ना, तो वो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी। अगर मैं, हाँ बोलो सर जैसे एयर में तो स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, अगर मान लो अगर हम उसको लेते हैं वैक्यूम में, उसमें वैक्यूम में भी लगभग सेम रहेगा। बट सुनो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात जो तुम कह रहे हो, अगर मैं इसको एयर में रख रहा हूँ तो इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू है, वो चेंज नहीं होगी। अगर उठा के मैंने इसको वाटर में रख दिया चार्जेस को, अब क्या होगी, वैल्यू एयर वाली से तो डिफरेंट होगी, लेकिन होगी वो वैल्यू भी क्या, कांस्टेंट। अगर मैंने और मीडियम में रख दिया, वैल्यू कांस्टेंट होगी, लेकिन वो एयर से और वाटर से क्या होगी, डिफरेंट होगी। फिर तुम एक बार वाटर में रख दो तो तुम चार्ज कितने भी ले आओ, वो के वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझ में आ रहा है। लेकिन जो जी वाली वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होती, जो ग्रेविटेशन में पढ़ते हो। क्यों, इसीलिए उसका नाम क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या है, यूनिवर्सल कूलम, वो
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हो ना, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, 6.67 Yes, into sir. 10 to power -11 हमेशा वही रहती है ना, हमेशा। Yes, यूनिवर्स sir. यस सर। कहीं प्लैनेट्स पे चले जाओ, नीचे पाताल लोक में चले जाओ, जी चेंज, कैपिटल जी चेंज नहीं होगा, नहीं लेकिन यहाँ पर के चेंज होगा। एक पर्टिकुलर मीडियम में उसकी वैल्यू क्या रहेगी, लेकिन कांस्टेंट। ठीक है, और ये सर कैसे चेंज होगा उस, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब वो रहेगा तो कांस्टेंट पर बट उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मीडियम पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, Yes, ऐसे sir. हाँ। ओके सर। चले आगे, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चमक गया, आगे चले। यस सर। चल, यस सर। इनवर्स कर लो है। अब वो बात, ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, मैं क्योंकि आगे इसका यूज करेंगे। अब हम जेई के हो गए, पहले तो अपने आप को ये समझ लो कि हम कौन सी क्लास में है बच्चे, अब कौन से बच्चे हैं, Yes, जेई वाले। जो चाहे जो एनडीए वाले भी हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चलो जेई वाले भी छोड़ दो, तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो है ना, आप साइंस पढ़ रहे हो, तो अब दिमाग खोल के पढ़ना है। अब जहां यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी कंसेप्ट होएगा, सबके अंदर तुम्हारा क्या खुला होना चाहिए, दिमाग। हर एक वर्ड पे फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि एट लास्ट एग्जाम सेंटर में तुमने बैठना। एग्जाम सेंटर छोड़ दो, अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया ना, चाहे छोटा बड़ा, सब में तुमको बैठ के तुम्हें ही सोल्व करना है, जैसे अभी पिछले वाले करें। ठीक है, तो ध्यान रखना आप जो जो बातें हो रही हैं, शांति से बैठ के पढ़ेंगे, ईमानदारी से। जो नहीं आ रहा वो पूछ देंगे, गलत आ रहा है तो गलत बोल देंगे। सर गलत बोलना बहुत अच्छा है प्रैक्टिस के टाइम पर, ठीक है, तुम सीख जाओगे उससे। सर इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। सर जब न्यूटन ने कूलम ने जब बात की ना इस चार्जेस की, तो वो कब की बात की सर, कौन से चार्ज, ये क्या कह रहे थे, सिर्फ कौन से में होता है ये अप्लाई, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज पे। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, आज ढूंढ के आओगे कि क्यों ये पॉइंट चार्जेस पे ही एप्लीकेबल है। समझ में आ रहा है? होमवर्क Okay, 1 क्या है सर? होमवर्क 1 क्या है सर? वाई Coulomb's law. वाई ओनली Coulomb's law is Point only charge. applicable on point charge. सर क्योंकि कूलम्स लॉ एक सेंट्रल लॉ है। सेंट्रल लो तो है बिल्कुल, वो पॉइंट चार्जेस के लिए है, और पॉइंट चार्जेस को हम स्फेरिकल मानते हैं, और ये जो फोर्स है वो सेंटर के अलोंग लगती है एक दूसरे के साथ, तो वो सेंट्रल फोर्स है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल क्यों है ना? क्यों ऐसा बोलते हैं कि पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है? इसका आंसर वैसे हम दे देंगे, लेकिन हम एक बार तुम खुद ढूंढो, इसका आंसर अपने आप आ जाएगा। जब हम नेक्स्ट इसके कूलम्स लॉ के बाद अगले लॉज पढ़ेंगे ना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये पॉइंट चार्जेस के लिए था और बड़ी चार्जेस के लिए क्या करेंगे। पर अभी के लिए हाँ बोलो सर। जैसे ये आपने क्वेश्चन पूछा कि ये पॉइंट चार्जेस पे क्यों एप्लीकेबल है। अच्छा सर तो जैसे हमने कोई पॉइंट चार्ज लिए है ना, तो जब उससे हमने आपने बोला कि वो स्फेरिकल होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसके स्फेरिकल से हमने जब दूसरे चार्ज के लिए वो लाइन जो ली, तो उसका जो बीच वाला जो आर आएगा सर, तो तभी हमने छोटे लिए कि उनमें अट्रैक्शन और रिपल्शन ज्यादा हो या फिर ज्यादा नहीं हो। दोबारा बोलो, मुझे एक बात क्लियर नहीं हुई। मैंने सर जैसे जो ना पॉइंट चार्ज लिए हैं वो स्फेरिकल लिए हैं, और उनके जो बीच Yes, में sir. जो आर है उसका क्या बात कर रहे थे? सर वो जो गैप है ना, उसी गैप की वजह से हमने छोटे लिए हैं, मतलब सॉरी पॉइंट चार्ज लिया हुआ है। अगर वो गैप छोटा रहे इसलिए बोल रहे हो ना? यस सर। ऐसा बोल रहे हो? यस अगर सर। मैं अगर बड़ा वो चार्ज ले लेता तो सर अगर बड़ा चार्ज ले लेते तो जैसे दो पॉजिटिव चार्ज, उनमें रिपल्शन ज्यादा हो जाती। फिर क्या हो गया? सर तो तभी बिल्कुल पॉइंट तुम्हारी चार्ज बात एक किस्म से सही है कि उनमें रिपल्शन ज्यादा हो जाती, तो ले लेते। हमने यहाँ पे ये थोड़ी कहा है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कम रखो। हाँ वो बात इससे जाहिर ही है कि पॉइंट चार्ज है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड पहले वाले से कम होगा, बट ठीक है, पॉइंट चार्ज पे रही क्यों? अगर मैं थोड़ा सा बड़ा चार्ज ले लूं, पॉइंट चार्ज ना लूं, मतलब उसकी पॉइंट छोटा सा चार्ज ना लूं, बड़ा चार्ज ले लूं, ये ले लूं, ये रोड दिख रही है ये पूरी, यस सर। ये पूरी चार्ज की ले लूं, ये क्या पॉइंट है क्या? नहीं है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हो? पॉइंट चीज उसको बोलते हो जो अपनी डायमेंशन से ज्यादा डिस्टेंस, जैसे एक चींटी है, वो चलता अपनी पूरी जिंदगी में कितना चल जाती है, लेकिन उसका साइज कितना है, छोटा था, तो उसको बोल देते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, बहुत छोटा था। लेकिन ये क्या छोटा है क्या? No, sir. है ना, इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो हम पढ़ेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि कूलम लॉ क्या इसके लिए वैलिड नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बच्चे?
Yes, sir. यस हाँ, सर। तुम्हारी बात बहुत हद तक ठीक है। क्या नाम है, किसने बताया था? अखिल ने बताया था क्या? यस सर। हाँ, यस क्या अखिल लेफ्ट हो गया क्या गलती से? हाँ, नो ये नो सर, बात ठीक है, बहुत बहुत हद तक ठीक है। अगर तुम एक बार और पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगी ये बात। बहुत बहुत क्लोज हो कि सर रिपल्शन हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, वो भी ठीक बात है, बट क्यों वैलिड नहीं है ये देखना थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, वैसे तो अब देखे जाए तो ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके हम अपने अपने रीजन बता देते हैं। ये बेसिकली वो था। अब मैं बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, अभी भी हिंट मिल जाएगा तुम्हें। सर ये जो पॉइंट चार्ज होते हैं, एक ये, अब मैं इसको बड़ा दिखा रहा हूँ लेकिन ये है कैसा पॉइंट चार्ज है, समझना, क्योंकि तुम्हें नहीं दिखेगा वरना। दिख रहा है? इन दोनों के बीच में सर एक लाइन की एक्सिस खींच लेता हूँ, ये इसकी रेडियस है, दिख रहा है आर, यस सर। ये इसकी रेडियस यस मान लो, सर। ये इसकी रेडियस मान लो। सर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ये आर नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से लेकर दूसरे सेंटर तक, इसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर। ये जो आर जो डिस्टेंस होता है ना, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर वाली फोर्स में, यस सर। यस तो ये आर क्या होता है? सेंटर टू Center. सर, पहले मैं इसी आर को बोल रहा था। अच्छा, इसी आर को बोल रहे हो। हाँ ठीक है, तो ये सेंटर टू सेंटर होगा। पर अगर ये बड़े हो जाए, पॉइंट चार्ज ना रहे, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या हो जाएगा फिर चेंज, ठीक है। ये सोच के आना। सर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो नहीं होगा? मैग्नेटिक फील्ड का अभी इसमें कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि अभी चार्ज कैसे हैं हमारे? पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव। पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन इनकी Point- कंडीशन क्या है? पॉइंट भी हो चाहे Rest. रेस्ट पर है। हमने 3 केस पढ़े थे ना, रेस्ट पर होता है तो सिर्फ क्या होता है? Charge. चार्ज के पास Electric होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब वो मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या आ जाता है? Magnetic. और जब वो एक्सेलरेट हो जाता है तब उसके पास क्या आ जाता है? EMI. EM waves। EM वेव्स वो अब्सॉर्ब कर, वो सॉरी रेडिएट कर। तो अभी तो रेस्ट पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की इस पूरे चैप्टर में कहीं बात नहीं होगी, क्योंकि चार्ज कैसा है? Rest में. रेस्ट पे। ठीक है, तो पॉइंट चार्जेस के एप्लीकेबल है। कंजर्वेटिव नेचर का है सर, कंजर्वेटिव नेचर। कंजर्वेटिव फोर्स तुमने पढ़ा होगा पीछे वाली क्लासरूम में, पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स? सोचो। जिनका वर्क डन, कंजर्वेटिव, हाँ बोलो, जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं Path करता। पे depend वेरी है. गुड। जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता हो, नहीं करता हो। सर अगर ऐसी कोई फोर्स है जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सपोज करो ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है बी, ए से बी पर उस फोर्स ने क्या किया? वर्क किया। कुछ क्या किया? वर्क किया। ए से बी पॉइंट तक लेके गया किसी चीज को उठा के, उस फोर्स के कारण। तो पहले कौन सा पाथ फॉलो किया उसके वर्क डन ने? ए से बी, तब जो वर्क डन हुआ। और एक ये वाला पाथ फॉलो किया, दिख रहा है? यस सर। और एक ये तीसरा पाथ ये फॉलो किया, दिख रहा है? फर्स्ट, सेकंड, और ये तीसरा गया थर्ड। ए से बी गया, दोनों तीनों केसेस में उस फोर्स ने तीनों केसेस में वर्क डन किया, उस फोर्स के कारण वर्क डन हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा पाथ तो किसमें ज्यादा ट्रेवल हुआ है तुम्हें दिख रहा है ना? यस सर। लेकिन दोनों पे स्टार्ट कहां से किया सर? ए से, और पहुंचा कहां? बी। बी पर। तो ये पाथ पर डिपेंड अगर नहीं कर रहा, तीनों केस में वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी बच्चे? 0 इक्वल। सेम आएगी, सेम आएगी। क्या आएगी बच्चे? सेम आएगी। क्यों सर? क्योंकि वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन पे और पोजीशन। फाइनल पर। इनिशियल पॉइंट पर बोलो और फाइनल पॉइंट पर। तो वो कैसे भी जाओ, तुम ए से ऐसे भी चले जाते ना, ऐसे घूम के बी तक, तब भी वर्क डन क्या आता? सेम। तो जब ऐसा वर्क डन हो, तो वो वर्क डन जिस फोर्स के कारण हुआ है, उस फोर्स को क्या बोलता हूँ? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया और उन्हीं 2 पॉइंटों पे किसी और रास्ते से चला गया, वर्क डन उतना ही लगा, तो क्या बोलते हैं सर? वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। एक्चुअल में तो वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है ना, एक्चुअल केसेस में तो कहीं पर फोर्स, कहीं पर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है ना? डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी फोर्स बोल दूं मैं, है ना? तो लेकिन यहाँ पर क्या है? वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, और जिस केस में वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो फोर्स कौन सी है? ठीक है, तो अब ध्यान रखना। अच्छा, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल पर और
फाइनल पोजीशन पे। अब सपोज करो ए से स्टार्ट हुआ, बी पर पहुंचा, फिर बी से स्टार्ट हो गए, ए पर वापस चला गया, तो इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है, ए और फाइनल पॉइंट क्या है, ए ए। तो बताओ वर्क डन क्या होना चाहिए, 0 0 ए से स्टार्ट हुआ, ए पर ही वापस आ गया। तो अब जब भी, तो देखो ए से स्टार्ट हुआ और ए पर वापस आ गया, ये कैसा लूप बन रहा है, क्लोज है या ओपन है, क्लोज क्लोज बोलते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर अ क्लोज लूप इज ऑलवेज 0 क्लोज लूप बच्चे तभी बन सकता है जब वो उसी पॉइंट पर वापस आ जाए। सपोज करो ये रहा, मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं कहीं भी चला जाऊं, क्या कहीं क्लोज लूप बन रहा है, देखो नो सर। कब बन रहा है सर क्लोज लूप, जब मैं उसी पॉइंट पर वापस आ जाऊं, है ना, समझ में आ रहा है क्या, यस सर। वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स ओवर अ क्लोज लूप इज ऑलवेज 0 क्योंकि सर वापिस उसी पॉइंट पर पहुंच जाता है और वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा। डन। यस सर। अब बात आती है जो बच्चा अखिल बोल रहा था के की, अब उस के बारे में बात करते हैं। सर के क्या होता है, ध्यान से सुनना, के एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पर के क्या होता है सर, कूलम कांस्टेंट, क्या बोलोगे, कूलम कांस्टेंट एक वैल्यू कांस्टेंट, अलग से एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 4 पाई, ये बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ये ई नहीं है, इसको एप्सिलॉन बोलेंगे। हाँ वेरी गुड, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जहां पर भी ये वर्ड ये नोट आ जाता है इसको स्टैंडर्ड बोल देते हैं, लेकिन अभी के लिए हम वैक्यूम बोल रहे हैं। हमारा स्टैंडर्ड कहाँ है, वैक्यूम में। तो ये इस एप्सिलॉन को बोलता हूं परमिटिविटी, क्या बोलता हूं, परमिटिविटी। और वो ओ लगाया है, उसका मतलब क्या बताया अभी वैक्यूम स्टैंडर्ड यानी वैक्यूम है अभी हमारे लिए। तो परमिटिविटी इन वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोल दो, और वैक्यूम परमिटिविटी, कुछ भी बोल दो। समझ में आ रहा है क्या, यस सर। परमिटिविटी फॉर वैक्यूम। अब ये परमिटिविटी है क्या भला सर, है ना, क्या चीज है, ये ऐसी लगा दिया आपने। ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो एक्चुअल में तुमने पूछा था ना सर, के की वैल्यू चेंज हो रही है। एक्चुअल में के की वैल्यू मीडियम पे चेंज इसी वजह से हो रही है, क्योंकि किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, परमिटिविटी। तुम देखो ना के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, पाई आ रहा है, और क्या आ रहा है, परमिटिविटी। सर 1 क्या कभी चेंज हो सकता है, 1 तो कांस्टेंट है, 4 भी क्या है सर, कांस्टेंट है, पाई भी क्या है सर, कांस्टेंट। सिर्फ क्या रह गया, परमिटिविटी चेंज हो जाएगा तो ओवरऑल क्या चेंज हो जाएगा, तो सारा जो डिपेंड कर रहा है वो सारा किस पे डिपेंड कर रहा है सर, परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है। अब परमिटिविटी क्या चीज है ये समझते हैं सर, है ना। अब एक बात है सर, ये परमिटिविटी मैं अच्छे से तब समझा पाऊंगा जब हमें क्या पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये तभी समझ सकते हो तुम, उससे पहले नहीं समझ सकते। पर अभी के लिए ऐसा समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हें पता है आती हैं, फिर हम क्लियर कर देंगे। परमिटिविटी क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कितना अपोज कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा है, कितना अपोज कर रहा हूं, जो भी बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं कितना अपोज कर रहा हूं, ये क्या है सर, परमिटिविटी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यस सर। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमें ये नहीं पता, पर मैं तुम्हें चाहता हूं कि ये डेफिनेशन एक बार दिमाग में रख लो, क्योंकि जैसे ही मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उसके जस्ट बाद मैं तुमसे पूछूंगा परमिटिविटी मतलब जो क्या कर रहा है उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है, जो अपोज, फिर तुम समझ जाओ। ठीक है, डन, यस इसकी कुछ वैक्यूम में वैल्यू होती है, वो ये होती है बच्चे 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। दिख रहा है सर, ये वैल्यू के की है, नहीं ये एप्सिलॉन नॉट की है। किसकी है, एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू होती है बच्चे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 nm स्क्वायर। ये भी कैसे आई तुम कर लो, तुम कोशिश करके देखो 1 है, 4 नीचे है, पाई की जगह क्या लिख दूं 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की जगह लिख दूंगा अगर 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। सर ये वैल्यू वैक्यूम में होगी, हैं
हाँ ये सर वैक्यूम में। वैक्यूम में, तो सर हाँ बोलो 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 बोलो। सर वैक्यूम में ही होगी ये वैल्यू। हाँ ये वैल्यू वैक्यूम में होगी। तो सर अब जब इसको सोल्व करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁹ और वो कब किसकी वैल्यू बोल दूंगा मैं 1/4πε0 मतलब k की। समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को कोई डाउट Yes, यहाँ तक? नो सर। No, sir. नो सर। तो जब याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड हम बताएंगे जब तब हम किसकी बात करेंगे, जरूर करेंगे। किसकी बात करेंगे? परमिटिविटी की और एक और वर्ड की रिलेटिव परमिटिविटी की। किसकी? रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आ रहा है ना? याद रखना तुम मेरे को बोलने चाहिए ऐसे, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म करने वाले होंगे ना डेफिनेशन उसकी, उसी टाइम तुम्हारी तरफ से आवाज आनी चाहिए सर क्या बता दो? Permittivity. रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आ रहा है? तभी बताऊंगा मैं। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. दिमाग में इसको। चलो देखो वैसे इसमें डेफिनेशन लिख भी रही है मैंने। परमिटिविटी ऑफ ए मटेरियल इज टू ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब अपोज कर रहा है किसको? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो वाटर की परमिटिविटी, जिसकी ज्यादा परमिटिविटी होती है वो ज्यादा अपोज कर रहा है। वाटर की 80 है, ट्रांसफॉर्म ऑयल की कितनी है 2.1 × 2.1 से 2.4, राइजिन की कितनी है 3.6, माइका की कितनी है 3 to 6। ये मटेरियल्स है डिफरेंट डिफरेंट, पर इनका अभी हमको कोई लेना देना नहीं है। इनको तब हम अच्छे से पढ़ लेंगे जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ेंगे, तब भी इसका लेना देना नहीं होगा ज्यादा इनका। तो इनका लेना देना होगा कैपेसिटर में। किसमें? कैपेसिटर में, जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये भी डिस्कस करेंगे। चलें आगे। यस सर। Yes, sir. पूछो, कोई कुछ पूछ रहा है? पूछो पूछो। सर सर जैसे ये आपने जो ऊपर चार्ज लिए हुए हैं ना, ये दो जो पॉइंट चार्ज लिए हैं दोनों ही, सर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव? अभी हमने कुछ नहीं बताया ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव हुए तो क्या करेंगे? सर तो अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव हुए तो इनमें जो फोर्स होगी वो रिपल्शन की होगी। हाँ बिल्कुल। तो सर और उस अगर फोर्स को इजीली कैलकुलेट करने के लिए हमने पॉइंट चार्ज लिया। वो जब ये वाला केस आएगा, फोर्स को इजीली कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट चार्ज नहीं लिया हमने। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चार्ज टेस्ट करने के लिए पॉइंट चार्ज लेते हैं। वो उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चे? टेस्ट चार्ज। मतलब जिससे उसकी स्ट्रेंथ चेक हो जाए उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। वो तब करेंगे जब हम क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे ना, तब ऐसा करेंगे कि एक चार्ज का अगर मेरे को ताकत जाननी है, क्या जाननी है? उसकी ताकत। तो मैं क्या करता हूँ, उसके सामने एक बहुत छोटा सा चार्ज ले आता हूँ, कि इतना छोटा सा चार्ज ले आऊंगा कि ये जो चार्ज है ना वो इस वाले को ज्यादा अफेक्ट ना कर सके। लेकिन ये वाला जो चार्ज है जिसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है, ये पूरी से पूरी ताकत से इसको फोर्स लगाए, पूरी से पूरी ताकत से इस पे फोर्स लगाए। भाई सिंपल सी बात है, अगर इसके पास इसकी ताकत जाननी है, इसकी ताकत जाननी है तो मेरे को ये जानना पड़ेगा ना ये ज्यादा से ज्यादा कितनी फोर्स लगा सकता है। समझ में आ रहा है? ये ज्यादा से ज्यादा कितनी फोर्स लगा सकता है, यही तो इसकी क्या होगी सर? ताकत। समझ रहे हो? अब ये ज्यादा से ज्यादा फोर्स तभी लगा पाएगा जब इसके सामने जो चार्ज लाऊंगा बहुत छोटू सा लाऊंगा। अगर इसके सामने खली ले आया, इसके बस की होगी क्या कुछ? नो सर। नहीं ना, इसके सामने बहुत छोटा सा बंदा लाना पड़ेगा मेरे को, तब ये बताएगा कि कितनी फोर्स लगा पाऊंगा मैं ज्यादा से ज्यादा। तो उस चार्ज को बोल देता हूँ टेस्ट चार्ज। क्या बोल देता हूँ? टेस्ट चार्ज। मतलब ये इसकी ताकत को क्या करता है? टेस्ट करता है सर, इसलिए उसको बोल दिया टेस्ट चार्ज। वो इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज होगा। ठीक है अखिल? यस सर। हाँ वो आएगा, वो बात बिल्कुल आएगी, लेकिन आगे आएगी। अभी के लिए तो हम सिंपल 2 पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, जो एकदम ऐसा भी मान सकते हो कि लगभग उनकी स्ट्रेंथ इक्वल है ना। जो इतना फोर्स इस पे लगा सकता है वो भी लगा सकता है। अभी तगड़ा कंपटीशन हो रहा है इनमें, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो इनका कंपटीशन तगड़ा नहीं होगा। ये ज्यादा ताकतवर होगा, ये कम ताकतवर होगा। डन? Okay, sir. तो अब यहाँ पर देखो, अब तुम्हें फॉर्मूला समझ में आता है इसका? आता है ना बच्चों? Yes, sir. यस सर। अब इनके बारे में परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी की हमने बात करनी है बाद में, पर अभी इससे बारे में बात करो। फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है सर? F इज इक्वल टू, बोलते रहो आज एक बात नोट। ठीक है,
आज एक बात नोट कर लेना, लिख के ले लेना, जितना ज्यादा फॉर्मूला रिपीट करोगे मेरे साथ साथ 1000 बार भी हो जाएगा, कम मत समझना इसको, बहुत बार हो जाएगा अभी ये फॉर्मूला रिपीट। तो जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला है सर? F इज इक्वल टू Q1 Q2 upon R R स्क्वायर। ठीक है, तो सर अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद क्लास ओवर। टू पार्टिकल्स हैविंग Q1 and Q2 चार्ज एट केप्ट एट अ डिस्टेंस, ठीक है, एक्सर्ट कर। हाँ सौरभ बोलो। सर सेम ही आएगी फोर्स। स्क्रीन में ही आई क्या? सेम ही आएगी फोर्स। सेम आएगी, देखते हैं बच्चे, देखते हैं। अभी तो मेरे को क्वेश्चन पढ़ने दो, बिल्कुल इतने शातिर हो तुम भाई। दो पार्टिकल्स हैं Q1 और Q2, दोनों को डिस्टेंस पर रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे पे क्या फोर्स लगा रहे हैं? F each other. If the distance between two particle reduced to half, पहले तो दो पार्टिकल बना लेते हैं सर, दोनों पे चार्ज है Q1 और Q2, इनके बीच में डिस्टेंस मान लो सेंटर टू सेंटर R। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों का पहले इसके बीच में फॉर्मूला बता दो। तो क्या साइन मेंशन है क्या कोई चार्जेस का? नो सर। तो हम क्या मान के चलते हैं, कुछ नहीं है, तो दोनों पॉजिटिव है ना, नेगेटिव मेंशन तो है नहीं, तो दोनों क्या कर रहे होंगे? रिपल्शन। तो क्या फोर्स लग रही होगी दोनों पे? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा, राइट। अब क्या कह रहे हैं सर, वो नई फोर्स निकालते हैं पहले एक बारी। नई फोर्स में क्या किया सर? F डैश बोल दिया मैंने उसको, डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या कर दिया? हाफ, यानी R डैश की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? पहले नई फोर्स के लिए एक बार लिख देते हैं। नई फोर्स के लिए K तो सेम ही रहेगा ना सर? यस सर। क्योंकि एक पर्टिकुलर मीडियम में ही है, तो दोनों के लिए मीडियम सेम है, तो K की वैल्यू भी सेम है। रही। पता है ना K किस पे डिपेंड करता है सर? मीडियम पे डिपेंड करता है, और दोनों चार्जेस को पहले भी इसी मीडियम में रखा हुआ था, अभी भी तीसरी मीडियम में, तो K तो सेम। Q1 की वैल्यू दोनों में चेंज होगी क्या, बताओ? नो सर। देखो पहले देखो, चार्ज क्या हो रहा है दोनों पर? डबल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो इसको लिख दो Q1 डैश, इसको क्या लिख दो? Q2 डैश। डिस्टेंस दोनों में चेंज हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। R डैश लिख दो, तो नई फोर्स हो जाएगी F डैश। अब इनकी डैश डैश की वैल्यू पुट कर दो सर। Q1 डैश R डैश बताओ पहले, R डैश और R में क्या रिलेशन है? जो R हो रहा है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस R डैश इज इक्वल टू R रिड्यूस हो रहे हैं कितना? R by 2। मतलब पहले जितना था उसका आधा हो रहा है, तो अगर R डैश नया वाला है और R पुराने वाला है, तो R को क्या कर दूं? डिवाइडेड बाय 2। R डैश की वैल्यू आ जाएगी, राइट? यस सर। अच्छा, अब सर चार्ज दोनों पर क्या हो रहा है सर? डबल हो रहा है। डबल। सर अगर Q1 पहले था, Q1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 ऑफ Q1 Q1, और Q2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 of Q2। 2 of Q2। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो क्या सीधा ही? यस सर। कर दो। Yes, sir। अब हम इसको ग्रे कलर से लिखेंगे। सर F डैश इज इक्वल टू 4F। वेरी गुड, चेक करते हैं, अभी मेरे को भी नहीं पता, अभी चेक करता हूँ। F डैश निकालना है सर, K की जगह तो K ही था, Q1 डैश की जगह क्या लिखूं फटाफट बताओ? 2Q1 और Q2 डैश की जगह 2Q2 R डैश की जगह R2। R2। सर ये डिवाइड के भी डिवाइड में है, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, डन। यस सर। इसको नीचे से गायब कर देते हैं सर। अब चलो सर, ऐसा हो जाएगा क्या? R का स्क्वायर नहीं आएगा क्या? सर स्क्वायर आएगा। हाँ बोलो फिर, स्क्वायर आएगा। अब 4 क्या आना था। 4 हाँ, तो यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ पे 2 की जगह क्या लिख दूं बच्चे? 4। किसी को कोई दिक्कत है तो पहले मेरे से एक बारी बात कर ले। सही कर रहे हैं क्या अभी तक सब? यस सर। कुछ नहीं करना। तो ये कोएफिशिएंट को तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 चौक 16, राइट? यस। चलो बताएंगे आंसर सही आ रहा है गलत हमें भी नहीं पता, हम तो जैसे बोला है वैसे कर रहे हैं। सर आगे आ जाएगा 16, अंदर क्या रह गया? K F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सर ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तो किसकी वैल्यू थी? F की। तो उसकी जगह सीधा ही क्या लिख दूं सर? F। तो F डैश क्या हो जाएगी? 16 टाइम्स ऑफ 4 टाइम F।
ऐसा ही होगा क्या? Yes. पक्का? ये तो हमने एक एक स्टेप किया, तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आसान है। Q1 की जगह 2Q1 लिख दिया, Q2 की जगह 2Q2 लिख दिया, R की जगह हाफ कर दिया। हाफ। अब इसको सोचते हैं पहले सर। देखो आंसर तो सही आ रहा है, देखो यहाँ पर यही आ रहा है ना, देखो Yes. मैच हो गया, आंसर मैच हो गया। हाँ। यस सर अब इसको डिस्कस करते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, ये खत्म कर रहे हैं हम, पहले मुझे ये बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें? नो नो अब एक सर। बात बताओ, हाँ नहीं है ना Okay. सर? पहले बताओ मेरे को, चार्ज को मैंने बढ़ाया था या कम किया था नई फोर्स के लिए? बढ़ाया था। बढ़ाया था। सर चार्ज सर बढ़ाया था सर, इंक्रीज किया था। अच्छा तो चार्ज के इंक्रीज होने थे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था Q1 Q2 के, तो फोर्स बढ़नी चाहिए थी। यस सर। हाँ तो फोर्स बढ़नी चाहिए थी। अच्छा डिस्टेंस घटाया था या रिड्यूस किया था? घटाया था। कम किया था, डिस्टेंस कम किया था। सर डिस्टेंस के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, फोर्स ज्यादा हो जाए तो फोर्स बढ़नी चाहिए थी घटनी चाहिए थी? चार्ज के बढ़ने से भी फोर्स बढ़नी चाहिए थी, डिस्टेंस के कम होने से भी फोर्स बढ़नी चाहिए थी। मतलब ओवरऑल तो पक्की बात है फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा बड़ी आएगी। और देखो तुम्हारी ज्यादा ही आई है ना, Yes, sir. 16 गुना ज्यादा है। समझ में आया? यस चलो नेक्स्ट बात करेंगे अब कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में। कल तुम्हारा ऑफ रहेगा बच्चों, ठीक है? Yes, sir. यस एक सर। सेकंड। यस सर। Thank you, sir. तो आज के लिए तो इतना ही था, काफी था। ठीक है नेक्स्ट करेंगे हम कल। हाँ बच्चों बोलो प्रगति। जैसिका प्रगति। सर कुछ हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात। और किसी को कोई डाउट है? नो सर। पक्का? बिल्कुल सर। चलो चमक रहे हैं ना सब? यस सर। हाँ नोट सेट कर देंगे बिल्कुल। पिछली बार भी तो कर दिए थे, आ गए ना सबके पास? यस Yes. यस सर। ठीक है तो घर जाके अब क्या करोगे, मेरी बात सुनो। घर जाके, और एक तो ना लास्ट में लेफ्ट मत हो जाए, और लास्ट में इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, आज मैंने बोल दिया वैसे जल्दी, कोई बात नहीं। घर जाके कूलम लॉ को पढ़ना, कूलम लॉ के क्वेश्चन ट्राई करना खुद से, जो क्वेश्चन दिख जाए, जो क्वेश्चन दिख जाए, आसान करने की ट्राई करना अभी, ठीक है? ओके सर। जो Yes, sir. सोल्ड दिखे ना तुम्हें वही, हाँ मतलब घर पे जाके, मतलब घर ही है तुम, सही बात है, ठीक है? मीटिंग खत्म होने के बाद जब टाइम मिले तो क्या करोगे, कूलम्स लोगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल ट्राई करोगे और लिख के देखोगे। ऐसा नहीं सर मल्टीप्लाई करके आगे आंसर, सॉल्यूशन देख के नहीं, सॉल्यूशन नहीं देखना। समझ में आ रहा है? ओके यस सर। नई नोटबुक में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें सिर्फ। ओके बच्चों, यस सर। ठीक, बाय बाय बाय। सर।